जय हिंद दोस्तों आज की हमारी क्लास का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात संविधान के अनुच्छेद 124 में की गई है। अब हम सुप्रीम कोर्ट का इतिहास भी पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर बना कैसे। ठीक है, एक एक करके इसके इतिहास की बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उस रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और 1700 नोट है यहाँ पे छोटा सा कि 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और लॉर्ड इम्पे को इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये संघीय न्यायालय था, यानी ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये ओनली संघीय न्यायालय था, फेडरल कोर्ट था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है अंतिम अपीलीय क्षेत्र, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं पर अपील नहीं कर सकते। लेकिन फेडरल कोर्ट जो था ब्रिटिश शासन के काल में था फेडरल कोर्ट। अगर फेडरल कोर्ट के बाद अपीलीय क्षेत्र था तो वो लंदन की प्रिवी काउंसिल थी, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। अगर सर्वोच्च न्यायालय होता तो सारे फैसले यहीं पर ये अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार होता। ठीक है दोस्तों, अब नोट यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित हुआ था। मॉरिस ग्वेबर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। वर्तमान उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और हीरालाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब नोट है यहाँ पर, हीरालाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और एक एक करके ये चौथे जज थे। हीरालाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के चौथे जज थे। और जब फेडरल कोर्ट समाप्त हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को, तो जो फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया, उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, हीरालाल जे कानिया तथा सबसियासी मुखर्जी भारत के ऐसे 2 मुख्य न्यायाधीश थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अब यहाँ पे नोट फिर आप याद रखना, 1986 से 2009 तक इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 अन्य न्यायाधीश होते थे। 2009 से इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों कुल संख्या 34 है, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या हैं? ये 34 नहीं है, 33 अन्य न्यायाधीश है। 34 कुल संख्या है मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी योग्यता की बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी जरूरी है। एक योग्यता तो सभी में कॉमन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश होना चाहिए, यानी किसी भी हाई कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया होना चाहिए। और तीसरी है इसकी, किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो, यानी एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो। और चौथी है, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। दोस्तों ये जो चौथी योग्यता है, इस चौथी योग्यता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक भी जज नहीं बनाया गया है। अब तीसरी योग्यता की बात कर लेते हैं। तो तीसरी योग्यता के अनुसार हाई कोर्ट में
अब तक 8 या 9 जज ही बन पाए हैं। मतलब तीसरी योग्यता क्या है? किसी हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। इस योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 या 9 जज बनाए गए हैं। तो अब तक सबसे ज़्यादा जो जज बनाए गए हैं वो कौन सी योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं? किसी उच्च न्यायालय में पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ठीक है दोस्तों। अब नोट है यहाँ पर, SM सीकरी वकील कोटे से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले वकील थे। देखो दोस्तों, अभी मैंने बताया ना आपको तीसरी योग्यता बताई, तो तीसरी योग्यता के अनुसार SM सीकरी वकील कोटे से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले पहले वकील थे। ठीक है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक एक भी महिला नियुक्त नहीं हुई है। ये बहुत ही थोड़ा सा फील करने वाली बात है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। जज तो बनी है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी दोस्तों, न्यायाधीश थी। यानी मीरा साहिब फातिमा बीबी पहली मुख्य न्यायाधीश थी, सॉरी मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहली न्यायाधीश थी। अब इसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को पद ग्रहित करवाना चाहते हैं तो वो मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करेंगे। 1950 से लेकर 1993 तक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। दोस्तों 1950 से लेकर 1993 तक तो यही होता था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। एक तरह से ये ठीक भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर मामले सरकार के खिलाफ आते हैं और जब सरकार ही उन्हें नियुक्त करेगी तो फिर आदमी निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 के मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निर्णय लिया गया था। इसे फर्स्ट जजेज केस या न्यायाधीश स्थानांतरणवाद के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 के मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में यह फैसला दिया गया। पहले कौन सी प्रचलित व्यवस्था थी कि मंत्री परिषद से विचार विमर्श करके राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, लेकिन इस वाद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इस व्यवस्था को समाप्त करके कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया। ठीक है दोस्तों। नोट, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम जैसा शब्द संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इसे सेकंड जजेज केस कहा जाता है। कौन सा केस कहा जाता है? सेकंड जजेज केस कहा जाता है। उन्नीस में कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों। यानी 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना कर दी गई और कॉलेजियम व्यवस्था में कौन कौन होंगे? एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो इसके अध्यक्ष होंगे, और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जो इसके सदस्य होंगे। यानी कुल मिलाकर 5 सदस्यीय कॉलेजियम व्यवस्था थी। 1998 में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से लिए गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिशों को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसे थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग 2002 ने कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर
न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का सुझाव दिया, यानी एनजैक, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी एनजैक न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। 2013 में इस आयोग की स्थापना हेतु 120वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया था और 2014 में लोकसभा भंग होने के कारण यह विधेयक भी समाप्त हो गया। अगस्त 2014 में इसके स्थान पर 121वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया। 23 दिसंबर 2014 को राजस्थान पहला राज्य बना जिसने इस विधेयक को अनुमोदन दिया। दोस्तों, ये तारीखें थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इन तारीखों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 120वां संविधान संशोधन लोकसभा में लाया गया 2013 में, लेकिन सरकार भंग हो गई। इस वजह से 2014 में 121वां संविधान संशोधन लोकसभा में लाया गया। 23 दिसंबर 2014 को राजस्थान पहला राज्य बना जिसने इस विधेयक को अनुमोदन दिया। 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 2015 को यह 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हो गया। 99वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। अनुच्छेद 124A, इसके द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई, जिसे हम एनजैक कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष होते थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस एनजैक के अध्यक्ष होते थे तथा 5 अन्य सदस्य होते थे। दोस्तों, कॉलेजियम व्यवस्था में क्या था? कॉलेजियम व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होते थे और 4 अन्य सीनियर न्यायाधीश होते थे, यानी कुल मिला के कॉलेजियम व्यवस्था में 5 जज थे। ठीक है दोस्तों, और इस व्यवस्था में यानी एनजैक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब वो 5 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से होते हैं? वो इसके सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, ठीक है, और 1 विधि मंत्री और 2 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति इसके सदस्य होते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य अन्य न्यायाधीश होते थे। अनुच्छेद 124B, इसमें एनजैक के कार्यों का उल्लेख किया गया है, यानी इसमें एनजैक के क्या क्या कार्य होंगे उनका उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 124C, एनजैक के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 के मामले में इसे चुनौती दी गई। JS केहर संविधान पीठ के अध्यक्ष थे। दोस्तों, इस एनजैक जो 121वें संविधान संशोधन के तहत एनजैक बनाया गया था, इस एनजैक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और एक संविधान पीठ बनाई गई जिसके अध्यक्ष JS केहर थे। 99वें संविधान संशोधन आधारभूत संरचना के उल्लंघन के आधार पर इसे रद्द कर दिया गया। दोस्तों, इस पीठ के द्वारा सिफारिश की गई कि यह संशोधन संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, जबकि केशवानंद भारती के वाद में कहा गया था कि संविधान की मूल संरचना में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। JS केहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 99वें संविधान संशोधन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। इसे 4th जजेज केस कहा जाता है। नोट, इसके बाद में कॉलेजियम व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान मौन है। वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना एक परंपरा है। कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं, एक एक करके इन पर चर्चा कर लेते हैं। YV चंद्रचूड़ सर्वाधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, लगभग 7 वर्ष तक। कमलनाथ नारायण सिंह सबसे कम समय तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, लगभग 17 दिन तक। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश D सुब्बा राव ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। पूर्व न्यायाधीश VR कृष्ण अय्यर भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं। KS हेगड़े लोकसभा के एक ऐसे अध्यक्ष रहे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।
पी सदाशिव सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि न्यायाधीश के बाद राज्यपाल कैसे बना दिया गया। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बनाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। किसी लाभ के पद पर नहीं बिठाया जा सकता, लेकिन राज्यपाल बनाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल का पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। अब शपथ की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत इन्हें राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दी जाती है। व्यवहार में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। सभी न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब इनके वेतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 1.25 लाख वेतन नहीं दोस्तों, अब तो चेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है, यानी 2.8 लाख रुपए मिलते हैं। 2,80,000 वेतन मिलता है। और अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2.5 लाख रुपए। कितना मिलता है दोस्तों? 2.5 लाख। यानी अब तो वेतन बदल चुका है, चेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मिलते हैं वेतन के रूप में, और अन्य न्यायाधीशों को 1,50,000 यानी 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, पद पर रहते हुए इनमें से किसी भी प्रकार का इनके वेतन में किसी प्रकार का नेगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी करता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के संदर्भ में जब उनकी नियुक्ति आती है तो उनके नियुक्ति पत्र को वारंट कहा जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद यह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं ले सकते, तथा ना ही सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते, और ना ही किसी न्यायालय में वकील के रूप में सेवाएं दे सकते हैं। कार्यकाल की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, तथा मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।